जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में नामांकन वापसी का समय खत्म हो चुका है और अब ये तय हो गया है कि किस पार्टी ने किस सीट पर बागियों का सामना करना है और कहां उसके लिए रास्ता साफ है। नामांकन वापसी से पहले 2-4 दिन महायुति और महाविकास अघाड़ी के लिए बागियों को मनाने में, समझाने में बीते और कहीं चेतावनी भी देनी पड़ी कि जिसने नाम वापस नहीं लिया उसको पार्टी से ही निकाल दिया जाएगा। और किसी तरह कई बागियों को मना भी लिया गया और जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा बागियों को मनाया उनमें भाजपा है। हालांकि भाजपा में ही क्योंकि सबसे ज्यादा टिकट बंटवारा हुआ है तो बागी भी सबसे ज्यादा थे। भाजपा ने करीब अपने 95% बागियों को मना लिया है। जैसे कि भाजपा के महाराष्ट्र के अध्यक्ष जो है चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने बताया कि 27 बागी थे हमारी पार्टी से, जिसमें से 95% मना लिए गए हैं। और जो मना लिए गए हैं उनमें सबसे बड़ा नाम है गोपाल शेट्टी का, जो कि बोरीवली से जिन्होंने उम्मीदवारी का दावा कर दिया था। वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और उत्तरी मुंबई से वो सांसद रहे हैं और वो यहाँ बोरीवली से खड़े हो गए थे। उनका कहना था कि स्थानीय लीडरशिप को जो है मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन उन्हें मनाया गया। उन्हें बीजेपी के महासचिव और इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस उनके घर गए, उनसे बातचीत की और फिर अंतिम समय में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। इसके अलावा एक और बड़ा नाम जो है दादाराव केचे, जो कि अरवी सीट से जिन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया था, वो भी बीजेपी के लिए मुसीबत बनी हुई थी, लेकिन उनको भी मनाया गया। वो दिल्ली भेजे गए, दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने नाम वापस लिया। इन दो नाम वापसी के बाद बीजेपी ने राहत की सांस ली है। इसके अलावा उदगीर सीट से, अंधेरी सीट से, चिंचवाड़ा से, यहां से भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार वापस लिए हैं, जो कि बीजेपी के लिए अहम माना जा रहा है। एकनाथ शिंदे, उन्होंने नासिक के देवलाली से उनके उम्मीदवार ने वापसी की है। हालांकि कुछ सीटें हैं जिस पर अभी भी जो है बागी खड़े हुए हैं और महायुति के लिए मुश्किल खड़ी की हुई है, लेकिन कई सीटों पर मैनेज हो गया है और जिन सीटों पर अब मैनेज नहीं हुआ है उनको जो है पार्टी ने सपोर्ट देना बंद कर दिया है। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के साथ जबरदस्त खेल हो गया है। कांग्रेस की उत्तरी कोल्हापुर की जो उम्मीदवार है मधुरिमा राजे, उन्होंने आखिरी दिन अपना नाम वापस ले लिया है और ये जो उत्तरी कोल्हापुर की सीट है वो कांग्रेस की मजबूत सीट मानी जाती है। लोकसभा में कोल्हापुर में जो संसदीय क्षेत्र है उसमें आने वाली 6 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने 5 में बढ़त हासिल की थी और राहुल गांधी जो अभी आए थे उनका भी कैंपेन कोल्हापुर में ही रहा है। उन्होंने यहाँ पर छत्रपति शाहूजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया था और जो मधुरिमा राजे हैं वो भी शाहूजी महाराज के ही परिवार से हैं। उनके जो ससुर हैं शाहूजी महाराज छत्रपति, वो कांग्रेस के सांसद हैं। ऐसे में मधुरिमा राजे यहाँ पर बड़ी दावेदार मानी गई थी टिकट की और कांग्रेस का एक धड़ा उन्हें चाहता था और इसलिए उन्हें टिकट दिया गया। जबकि इससे पहले कांग्रेस ने जो टिकट दिया था वो राजेश लाटकर को दिया था, जो कि पहले विधायक रहे थे। और राजेश लाटकर उन्होंने, लेकिन उनके खिलाफ अपने ही कांग्रेस में जो है उनके खिलाफ माहौल था, तो ऐसे में उनका टिकट काट दिया गया, जिससे वो नाराज हो गए। उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया और मधुरिमा राजे को टिकट दिया गया, लेकिन उन्होंने आखिरी समय में नाम वापसी कर ली, जिससे कांग्रेस में ही बड़ी नाराजगी है और अब हार कर कांग्रेस को राजेश लाटकर को ही सपोर्ट देना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास वहां पर कोई उम्मीदवार ही नहीं है। और ये इतनी फजीहत हो गई है कि जिसके बाद कांग्रेस का यहाँ पर मामला थोड़ा मुश्किल बन गया है और कांग्रेस का यहाँ मुकाबला जो है वो शिंदे से है। इसके अलावा कांग्रेस ने हालांकि कुछ जगहों पर सफलता भी हासिल की है, जैसे कि बायकुल्ला की सीट पर मधु चौहान है, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने ही 3 नेताओं को जो है धोखा दे दिया और उन्हें सही फॉर्म नहीं दिया। इन सीटों में है बांद्रा ईस्ट है, नासिक सेंट्रल है, रामटेक की सीट है और रामटेक की सीट से राजेंद्र मलूक ने जो है पर्चा भरा था और कांग्रेस का पर्चा खारिज हो गया क्योंकि उन्हें गलत पर्चा दे दिया गया था। हालांकि उन्होंने निर्दलीय भी पर्चा भरा था और वो अब यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस को ही यहाँ पर चुनौती दे रहे हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी की बात करें तो उद्धव ठाकरे को अंतिम समय में चेतावनी जारी करनी पड़ी कि जिसने उम्मीदवारी वापस नहीं ली उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। हालांकि इसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो अब भी मैदान में है। हालांकि कुछ जगह बात बनी है, जैसे कि धारावी में जहां बाबूराव माने ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, भिवंडी में भी वापस ले ली गई, लेकिन वर्सोवा में जो है बागी नहीं माने। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी ने पनवेल और अलीबाग में खुद ही अपना उम्मीदवार वापस ले लिया, जहां पर पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी है।
हालांकि इनका सामना संगोला और सोलापुर की सीट पर आपस में ही होने वाला है। तो ये अब जो नामांकन में पूरी सभी दलों ने, जो 6 की 6 बड़ी पार्टियां हैं, सबने कोशिश की कि किसी तरह से ज्यादा बागियों को, निर्दलियों को मना लिया जाए और जो फ्रेंडली फाइट कही जा रही थी वो ना हो। हालांकि सभी सीटों पर तो सफलता सबको नहीं मिल पाई है, लेकिन जितना हो पाया है वो किया गया है। लेकिन अब जो बागी खड़े हैं वो किसको कितना नुकसान पहुंचाएंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पर अब बात जो है नामांकन से, सीटों के बंटवारे से, उम्मीदवारों के नाम से आगे बढ़ चुकी है। अब बात है प्रचार की, आगे की रणनीति की और लोगों तक पहुंचने की। इसके लिए किसकी कितनी तैयारियां हैं। महायुति और महाविकास आघाड़ी की बात करें तो जब यहाँ पर आगे रैलियां होंगी, जिस तरह से बाहरी नेता, स्टार प्रचारक बुलाए जाएंगे और जो ये अब गठबंधन की एकजुटता दिखाने का समय है, इसमें कौन कितना मजबूत है, कौन किस तरह से तैयारी कर रहा है, इसे देखते हैं। महायुति की बात करें तो महायुति ने 16 रैलियां जो है इसकी इन्होंने तय की हुई है, जिसमें 16 रैलियां अकेले बीजेपी की हैं और इसमें बीजेपी के स्टार प्रचारक बुलाए जाएंगे, जैसे कि योगी आदित्यनाथ हैं, हेमंत बिस्व शर्मा हैं और जो अमित शाह और पीएम मोदी और जेपी नड्डा, ये लोग तो आएंगे ही, शिवराज सिंह चौहान आ सकते हैं। तो बीजेपी के पास अपनी रैलियों के लिए स्टार प्रचारकों की एक लंबी लिस्ट है और ये वो स्टार प्रचारक है जिनकी राष्ट्रीय पहचान है, जिसमें खासतौर से सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम और सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का नाम आता है, जिन्होंने किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है, अपना एक अलग नैरेटिव सेट किया है। और इनका जो है इस्तेमाल यहाँ पर दो तरह से बीजेपी करने वाली है। एक तो डबल इंजन की सरकार के तौर पर ये दिखाते हुए कि कैसे केंद्र के साथ सामंजस्य बैठता है तो कोई राज्य आगे बढ़ता है, और यहाँ पर यूपी और असम में किस तरह से साथ में राज्य में और केंद्र में बीजेपी मिलकर काम कर रही है। तो इनको एक डबल इंजन के सफल मॉडल की तरह भी पेश किया जाएगा। दूसरा जो नैरेटिव है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सेट किया है, बटेंगे तो कटेंगे का, जिस तरह से ये नारा फैल रहा है, अब तो कनाडा तक भी पहुंच गया है, इस नारे को लेकर, और इसके अलावा हेमंत बिस्व शर्मा जिस तरह से झारखंड में कैंपेन कर रहे हैं, घुसपैठियों की बात करते हैं और बांग्लादेशियों की बात करते हैं, और किस तरह से असम में उन्होंने बांग्लादेशियों को घुसपैठ करने से रोका है और वहां पर बदलती डेमोग्राफी की वो बात करते हैं। तो इस नैरेटिव के साथ भी इन स्टार प्रचारकों का वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि वहां भी जो एक तरफ हिंदुत्ववादी गठबंधन है और एक तरफ तुष्टीकरण वाला गठबंधन है, तो ये साफ साफ दो विचारों का टकराव है। और इसीलिए यहाँ पर इन अपने स्टार प्रचारकों के जरिए बीजेपी जो है अपना पक्ष रखने की यहाँ पर कोशिश करेगी। और इसके अलावा पीएम मोदी तो पहले ही झारखंड में रोटी बेटी और मिट्टी की बात कर चुके हैं, घुसपैठिया गठबंधन कह चुके हैं, घुसपैठियों की बात कर चुके हैं। तो बीजेपी का नैरेटिव यहाँ पर काफी क्लियर है। और इसके अलावा कई मुद्दे जो हैं वो भी उठ रहे हैं, चाहे यहाँ पर अभी अयोध्या में जो हुआ, यहाँ लोकसभा चुनाव में ये तक कहा जा रहा है कि राम को हराया गया, इसका असर जो है यहाँ पर दिख रहा है। हरियाणा में जो है हिंदुओं की जीत बताई जा रही है, हिंदुओं की एकजुटता की बात हो रही है। लेकिन वही कांग्रेस या कहीं अघाड़ी की बात करें, क्योंकि अघाड़ी में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय पार्टी है जो कि कांग्रेस है, जिसके पास राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की उम्मीद हो सकती है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के नाम पर कांग्रेस के पास सिर्फ राहुल गांधी और कुछ हद तक प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी की बात करें तो वो इस वक्त वायनाड में ही व्यस्त है, वायनाड में चुनाव है, तो वो महाराष्ट्र पर इतना ध्यान नहीं दे सकती है। वैसे भी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में उनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया, राहुल से ज्यादा उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ताकि राहुल गांधी के मुकाबले कहीं वो हाईलाइट ना हो जाए। और एक राहुल गांधी ही सिर्फ इनके पास है जो महाराष्ट्र में कहीं भी जाएंगे तो एक राष्ट्रीय अपील रखते हैं, उन्हें सुनने के लिए, देखने के लिए लोग आ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई मुख्यमंत्री ऐसे नहीं है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे नहीं है। जो खड़गे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के नेता हैं, वो अगर महाराष्ट्र में भाषण देंगे तो मुश्किल ये है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच ही अपना विवाद है, बेलगांव में इनके बीच जो है बॉर्डर इशू रहता है, तो कर्नाटक के नेता की स्वीकृति उतनी महाराष्ट्र में नहीं होने वाली है। हालांकि इस्तेमाल किया जाएगा, पर प्रभाव कितना होगा ये इस पर थोड़ी शंका है। इसके अलावा अगर पूरा देखा जाए तो कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री के नाम पर जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू है, जिनकी हिमाचल से आगे कोई पहचान नहीं है, और इधर तेलंगाना में रेवंत रेड्डी है, जिनका महाराष्ट्र में बहुत खास इस्तेमाल नहीं हो सकता।
तो कांग्रेस के पास बड़े नेताओं की, स्टार प्रचारकों की कमी है, जिसका खामियाजा उसने पहले भी भुगता है, हरियाणा से लेकर जम्मू कश्मीर में, और यहाँ भी इसका नुकसान हो सकता है। रही बात शरद पवार की जो पार्टी है उसमें इनके नेता हैं, शरद पवार हैं, जयंत पाटिल हैं, सुप्रिया सुले हैं, लेकिन ये सब स्थानीय नेता हैं। शरद पवार जो है वो भी सिर्फ महाराष्ट्र के नेता हैं, उनकी एक इलाके में पहुंच है, महाराष्ट्र में है। शरद पवार की तो पूरे महाराष्ट्र में कह सकते हैं, लेकिन जो जयंत पाटिल है उनकी अपने इलाके में एक पहुंच है, सुप्रिया सुले हैं। और अगर हम उद्धव ठाकरे को हटा दें तो इसके अलावा उनकी पार्टी में भी जो नेता हैं या कांग्रेस के ही नाना पटोले हैं जो कि खुद बीजेपी से आए हुए हैं, और इसके अलावा बाला साहेब थोराट है, तो वो जहां चुनाव लड़ते हैं, जो इस इलाके में उन्होंने काम किया है, वहां वो पहुंच रखते हैं। पूरे महाराष्ट्र में तो उनको भी सुनने के लिए लोग इकट्ठे हों ये भी कहना मुश्किल है। और यहाँ पर पूरी तरह से एक सामंजस्य नहीं दिख रहा है कि जिस तरह से लोकसभा में था कि कांग्रेस और एनसीपी के जो समर्थक हैं, नेता हैं, वो पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के पीछे खड़े हैं, और उद्धव ठाकरे इसमें दूसरे नंबर पर हैं। देखिए अजीत पवार वहां तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन जो उद्धव ठाकरे जो एक अलग विचार वाले हैं वो यहाँ दूसरे नंबर पर हैं। दूसरे नंबर की उन्होंने सीटें हासिल की है, यहाँ पर 90 करीब सीटें, और उसके बाद जो है शरद पवार है। तो ऐसे में ये बड़ा ही जो है उथल पुथल वाला गठबंधन हो गया है कि जो एक यहाँ पर शिवसेना यूबीटी है, जो यहाँ की बड़ी पार्टी है, वो बिल्कुल अलग थलग सी है, और जो दोनों हैं वो एक तरफ है, लेकिन उसमें जो है इस वक्त शरद पवार हैं वो कमजोर हैं क्योंकि उनकी पार्टी टूटी है, और अजीत पवार उन्हें टक्कर दे रहे हैं। तो ऐसे में जो अगर हम प्रचार की बात करें, अगर स्टार प्रचारकों की बात करें, अगर एकजुटता की बात करें, तो इसमें महाविकास अघाड़ी के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और अगर सभी पार्टियों में देखें तो उद्धव ठाकरे जो है वो सबसे ज्यादा कमजोर पार्टी के तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पहले तो उनकी विचारधारा पहले ही बट चुकी है, उनकी पार्टी टूट चुकी है, और जिस गठबंधन में है वो भी पूरी तरह से समर्थन देने को तैयार नहीं है। सबसे कमजोर स्थिति में वो लग रहे हैं। जो उन्होंने कोंकण में जो 29 सीटें हासिल की थी, 56 कुल सीटें थी, 29 कोंकण से ली थी, तो वहां के 20 नेता उनके जा चुके हैं एकनाथ शिंदे के साथ। मुंबई में भी स्थिति बहुत साफ नहीं है उनके लिए। तो उद्धव ठाकरे यहाँ पर मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है वो पिछली बार जैसी ही स्थिति में है। कांग्रेस के लिए ऐसा नहीं है कि स्थितियां कोई बहुत खराब हो गई है या बहुत अच्छी हो गई है, पहले जैसा अपना प्रदर्शन दोहरा सकती है। शरद पवार जो है उनका थोड़ा मनोबल बढ़ा हुआ है लोकसभा के बाद, वरना लोकसभा में तो लगभग निराश थे। पर उसके बावजूद भी अगर वो अपने 15-20 सीटें, 25 सीटें हासिल कर लेते हैं तो उनके लिए तो वो सफलता ही होगी। भले ही गठबंधन का कुछ हो पाए या नहीं, लेकिन उनकी सफलता होगी, क्योंकि पार्टी टूटने के बाद जो है वो इतनी सीटें हासिल कर पाए। लेकिन अजीत पवार से उनको जो है वो कई जगह पर कड़ी टक्कर मिल रही है। महायुति में बात करेंगे तो महायुति में बीजेपी और शिंदे मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाते हैं, क्योंकि जो इनका, अगर हम शिंदे की बात करें, कोंकण की ही बात करें, तो कोंकण में 29 सीटें जो है उद्धव ठाकरे लाए थे बीजेपी की मदद से, बीजेपी लाई थी उद्धव ठाकरे की मदद से। अब उद्धव ठाकरे से बीजेपी का सपोर्ट चला गया, लेकिन बीजेपी के पास आधी शिवसेना का सपोर्ट है, और उस आधी शिवसेना के पास बीजेपी का सपोर्ट है। और लगभग ये पैटर्न जो है महाराष्ट्र में सब जगह लागू हो रहा है, जहां पर शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर सीटें जीती थी, अच्छा प्रदर्शन किया था। और अब तो मैनिफेस्टो का भी मसला आने वाला है, क्योंकि महायुति में तो मैनिफेस्टो बनेगा जो कि हिंदुत्ववादी में मैनिफेस्टो होगा, हिंदुत्व की विचारधारा से प्रेरित होगा। और अजीत पवार क्योंकि वहां छोटी भूमिका रखते हैं, तो उनकी इतनी मांगे और इतनी आपत्तियां नहीं है। वो बहुत कम सीटों पर भी इसीलिए ही राजी हुए हैं, क्योंकि वो टूटी हुई पार्टी तो है ही, साथ ही प्रदर्शन भी अच्छा नहीं कर पाए थे और वोट शिफ्ट भी नहीं करा पाए थे। और लेकिन महाविकास अघाड़ी में समस्या ये है कि वहां तो तुष्टीकरण वाला मैनिफेस्टो चाहिए, और उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा। यहाँ तक कि सपा जो है उसने तो अलग ही मुस्लिम आरक्षण की बात कर दी है, जो कि इंडी गठबंधन का हिस्सा है, और उसने एक तरह से मुस्लिम मैनिफेस्टो लाने की ही बात कर दी है। तो ऐसे में महाविकास अघाड़ी में अभी मैनिफेस्टो को लेकर भी दिक्कत है। तो अगर पूरी तरह से देखा जाए तो महाविकास अघाड़ी में थोड़ा बिखराव नजर आ रहा है, और महायुति पहले के मुकाबले ज्यादा एकजुट और ज्यादा जो है सतर्क नजर आ रही है, जिसका असर आपको नतीजों में देखने को मिल सकता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।